So we were doing MCQs of control and coordination of plants. We had done 20 MCQs. We'll start with 21st. The rate of growth in roots is decreased by one of the following plant hormones. Roots में growth किसकी वजह से कम होती है? This plant hormone is gibberellins, auxin, cytokinin या ethyl. It is auxin. ठीक है, auxin जो होता है वो roots में growth को decrease कर देता है. When the leaves of a Mimosa pudica plant are touched with a finger, they fold up quickly. This is an example of, yes, शीतल आप बताओ बेटा, chemotropism, thigmonasty, photonasty या thigmotropism? क्या चीज है ये? अगर आप मिमोसा पुडिका को टच करते हो तो एकदम से उसकी लीव्स बंद हो जाती है. किसका एग्जाम्पल है ये? डी या बी? इसमें बेटा हाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, इट शुड बी बी, थिग्मोनेस्टी. ठीक है, नेस्टी है ये क्योंकि इट इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट. आप जिधर मर्जी से टच करो वो लीफ जो है वो फोल्ड अपने आप हो जाती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज बेटा dandelion flowers open the petals in bright light during the daytime but close the petals in dark at night. This response of dandelion flowers in to light is called, अब ये भी वही है, सेम है, ग्रोथ का फिनोमेना नहीं है और लाइट की वजह से ये फंडा है, सो इट विल बी फोटोनेस्टी. यस, इट इज फोटोनेस्टी. वेरी गुड. ओके, अब मुझे दीपांशु बताएगा. बच्चे आप बताओ, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शनल स्टिमुलस रूट्स अ प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड? यहाँ पे डज आना चाहिए या फिर स्टिमुलस, बस बताओ भाई. मॉइस्चर, कैंडल लाइट, टच या फिर ग्रेविटी? इनमें से किसको प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता? डायरेक्शनल स्टिमुलस होना चाहिए, डायरेक्शन रिलेटेड. ग्रेविटी. डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है ग्रेविटी के केस में बेटा. रूट्स जो हैं दे ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी और शूट्स दे ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसमें तो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया. और टच, टच में होता है डायरेक्शन का कोई रोल? हाँ जी बेटा. नो मैम. टच में नहीं होता ना. आप जिधर मर्जी से टच मी नॉट को टच करो, उसने फटाक से अपनी लीव्स बंद कर लेनी है. बस उसको ये पता है समथिंग हैज टच्ड माय लीव्स, तो उसको अपनी लीव्स क्लोज करनी है, राइट? सो दिस विल बी टच. ओके. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द कंसर्न्ड प्लांट पार्ट. मतलब ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है. दिस इज ओके, phototropism, photonasty, then thigmonasty and thigmotropism. इसमें तो दो आ रहे हैं हमारे. नेस्टीज जो हैं दे आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड. सो आई थिंक हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे हो सकता है कि जब टाइप किया हो ना तो एक आधा ऑप्शन गलत आ गया हो. सो हम इसमें थिग्मोनेस्टी कर लेते हैं, इस ऑप्शन को हम चेंज कर लेते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म. ओके बेटा, क्योंकि ट्रोपिज्म्स तो सारे ग्रोथ रिलेटेड होते हैं बट नेस्टीज दे आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट. ओके. The bending of the root of a plant away from a source of light is caused by a plant hormone called cytokinin, gibberellins, abscisic acid या फिर abscisic acid या फिर auxin. किसकी वजह से होता है away from a source of light? It is C या फिर D, auxin? D, auxin. auxin ही होता है ना. What I feel is यहाँ पे shoot आना चाहिए. It should not be root. बेंडिंग जो है, अच्छा ठीक है, ये रूट ही आएगा. ओके, चलो. मोस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन्स प्रमोट प्लांट ग्रोथ. अ प्लांट हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ इज, कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर होता है? ए पार्ट. यस, तो याद हो गया. चलो, नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट. जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, phototropism. Yes. Now the bending of the stem of a plant towards a source of light is caused by the action of a phytohormone. कौन सा phytohormone काम करता है शूट के केस में भी? It is auxin. auxin बेटा. जो भी phototropism होती है ना, that is undertaken by auxin. इसके लिए responsible कौन है? auxin responsible है. ठीक है. ओके शीतल, अब आप बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट एग्जिबिट्स नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब है कि इट इज गोइंग अगेंस्ट द लाइट, लाइट से दूर जा रहा है. कौन सा इसमें से स्टेम, इसमें से कौन सा पार्ट है जो
रूट. वेरी गुड. ओके, नाउ दीपांशु आप मुझे बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रॉपिज्म्स. मतलब इसमें से कौन सी ऐसी जो आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसमें से कौन से ऐसे एग्जाम्पल है विच इज नॉट अ ट्रॉपिज्म, मतलब ग्रोथ रिलेटेड नहीं है. फर्स्ट इज ग्रोइंग ऑफ पोलन ट्यूब इन रिस्पॉन्स टू अ शुगरी सब्सटेंस. तनीषा ये बताओ होता क्या है ग्रोइंग ऑफ, कौन सा ट्रॉपिज्म है ये, कौन सी नेस्टी है, बताओ मुझे. ग्रोइंग ऑफ पोलन ट्यूब इन रिस्पॉन्स, Hemotropism. हाँ जी, इट इज कीमोट्रोपिज्म. हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो हमें इजी हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज दीपांशु आप बताओ बेटा, फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच. इसको हम क्या बोलते थे? थिग्मो नेस्टी, राइट. Winding of tendril around a support in response to touch, it is thigmotropism. ओके, क्योंकि वहां पे टच हुआ और ग्रोथ होनी शुरू हो गई. ओके, ओपनिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ डेजी फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, दिस इज फोटोनेस्टी. तो इसमें से ग्रोथ रिलेटेड कौन सी नहीं है? वी हैव सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन, सो इट इज आवर डी पार्ट. क्लियर बेटा? Now I have collected some questions which are called as HOTS, high order thinking skills, right. इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस आपको पहले थोड़ा सा छोटा सा एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया जाता है और उसके रिलेटेड आपको हिंट्स दिए जाते हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस. अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो न्यू पैटर्न था साइंस का, उसमें इट वाज देयर कि आपको एक पैसेज मिलेगा, पैसेज पे बेस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि आप ये करें. So first question is, chemical substance P is made and secreted by the meristematic tissue at the tip of stem or shoot of a plant. The chemical substance P is responsible for a phenomenon Q in plants in which the stem bends towards the source of light. The same chemical substance P has an opposite effect on the root of a plant. It causes the root of a plant to bend away from the source of light in a process called R. ठीक है, अब देखो बेटा. ओके, सबसे पहले जब हमारे को क्वेश्चन पढ़ो क्या है, केमिकल सब्सटेंस पी, एक सब्सटेंस है पी, कहाँ पे बन रहा है वो? एट द टिप ऑफ स्टेम. जैसे ये टिप की बात आती है तो कौन सा हार्मोन टिप पे बनता है? Oxygen. ऑक्सिन. यस, वेरी गुड. सो हमारा केमिकल सब्सटेंस पी क्या हो गया? हमें फर्स्ट आंसर तो मिल भी गया बेटा. हमारा जो फर्स्ट ए पार्ट का आंसर है दैट इज ऑक्सिन. और ये आपने कैसे पता लगाया? क्योंकि इट इज सिक्रेटेड एट द टिप ऑफ अ शूट. ठीक है बेटा. अब आपको पता है कि जो केमिकल ऑक्सिन होता है वो किस फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? Growth. सॉरी, नहीं, Growth. इसमें क्या है ये देखो ना, एक फिनोमेना है इन विच स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट, ये भी बोला गया है ना. तो वो कौन सा? Phototropism. हाँ, यस. तो हमारा क्यू फिनोमेना जो होगा वो होगा फोटोट्रोपिज्म. लेकिन इन्होंने पूछा है स्टेट वेदर पी प्रेफर्स टू रिमेन इन द सनलिट साइड ऑफ अ स्टेम और इन शेड. यस शीतल, ऑक्सिन बेटा रेस्ट शेड में काम करना पसंद करता है या बहुत धूप वाली साइड में काम करना पसंद करेगा? इट प्रेफर्स, ऑक्सिन जो है वो क्या चीज प्रेफर करता है? सनलिट साइड प्रेफर करता है या शेडी साइड प्रेफर करता है? Sunlight. Yes. It prefers, no, it prefers shady area बेटा. ये याद रखना, ऑक्सिन्स हमेशा shady area पसंद करते हैं. They don't work in the sunny area. Okay. So what is the effect और of? वो ग्रोथ तो उस साइड ही करते हैं. हाँ जी, ग्रोथ तो लाइटर साइड होती है उनकी. आप भूल गए बेटा, हमने बताया था जो ऑपोजिट साइड होती है बेटा वो ग्रो करती है, जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है. ठीक आप है. एक बारी हाँ नोट्स में देखना, इसका स्पेसिफिकली मैंने डायग्राम पेस्ट किया हुआ है उसमें ना. जब आपकी जो ऑक्सिन है इट एक्ट्स ऑन द शेडी एरिया, तो वो चीज वहां से बेंड कर जाती है. देखो ये जैसे आपका प्लांट है, दिस इज अ प्लांट, यहाँ पे धूप पड़ रही है, यहाँ नहीं पड़ रही, तो नेचुरली ये ग्रो करता जाएगा और ये बेंड हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेविटी की तरफ खींचेगा ही ना, मास जो है और उसको खींचेगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? बेंडिंग हो जाती है इसकी. ठीक है. हाँ जी, बताओ मुझे, पी सब्सटेंस का रेट ऑफ ग्रोथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट? रूट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सिन का? इट डिक्रीजेस, राइट. इट डिक्रीजेस रेट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट्स.
ठीक है बेटा, और स्टेम में क्या होता है, ऑपोजिट आ जाता है। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, स्टेम में इट इंक्रीजेस। ओके, चलिए अब मुझे बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस क्यू एंड आर। क्यू क्या है और आर क्या है? यस, क्यू तो बता दिया था आपने, फोटोट्रोपिज्म, राइट। अब आर क्या है? आर है हमारा जियोट्रोपिज्म। ओके ओके मैम। ओके जी, ये तो है आपका क्यू, और जियोट्रोपिज्म जो है वो हमारा बन जाएगा आर, राइट। नाउ tell me what is the journal name of chemical substances like P. Name another substance which belongs to this class of chemical substances. जर्नल नाम हम क्या देते थे बेटा इसका? कौन से हॉर्मोन्स थे ये? फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है। और एग्जाम्पल आप दे सकते हो साइटोकाइनेंस का। ओके जी, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पॉटेड प्लांट is growing in a transparent glass jar. ठीक बेटा, ट्रांसपेरेंट ग्लास जार में ग्रो कर रहा है। इन दिस प्लांट x and y are the two growing parts. ठीक है, दो growing parts हैं x और y, having a lot of meristematic tissue. It is observed that part x of this plant exhibits positive geotropism but negative phototropism. On the other hand, part y of this plant exhibits negative geotropism and positive phototropism. तो मुझे बताओ एक्स पार्ट क्या हुआ, कौन सा पार्ट है प्लांट का? एक्स क्या कर रहा है बेटा? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। कौन शो करता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म प्लांट्स में? मतलब जियोट्रोपिज्म का क्या मतलब है? टुवर्ड्स ग्रेविटी। यस दीपांशु, आप बताओ बेटा, कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करता है? यस बेटा, वाई। हाँ जी, हाँ जी बेटे, क्या कह रहे हो? नेगेटिव पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का क्या मतलब है? इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स ग्रेविटी। टुवर्ड्स ग्रेविटी का क्या मतलब हुआ? अर्थ की तरफ ग्रो कर रहा है। तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो अर्थ के अंदर ग्रो कर रहा है? अरे रूट्स, नो, रूट्स ही होते हैं ना। यस मैम। हाँ जी, तो वो आपकी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं और नेगेटिव आपकी वो शो करते हैं फोटोट्रोपिज्म। पार्ट वाई क्या होगा बेटा? वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। इट विल बी शूट। अब मुझे ये बताओ, आउट ऑफ दिस एक्स एंड वाई विच विल एग्जिबिट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म कौन एग्जिबिट करेगा? पानी की तरफ कौन ग्रो करता है? यस तनीषा, पानी की तरफ कौन ग्रो करता है? रूट्स या फिर शूट्स? रूट्स। रूट्स, यस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट शीतल, आप बताओ बेटा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्स और वाई कैन हैव टेंड्रल्स ऑन इट? टेंड्रल्स किस पे होते हैं? शूट्स। ओके, अब है बेटा, विच फाइटो हार्मोन कॉजेज पार्ट एक्स टू एग्जिबिट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म? ये कौन सा हार्मोन होता है बेटा? ऑक्सिन। मैंने आपको बताया फोटोट्रोपिज्म का कहीं भी नाम आ जाए आपने, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बेटा? इट विल बी ऑक्सिन ओनली। चलिए अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक सेकेंड, चलो बेटा। There are three plants A, B and C. Okay. The flowers of plant A open their petals in bright light during the day but close them when it gets dark at night. ठीक है. On the other hand, flowers of plant B open their petals at night but close them during the day when there is bright light. The leaves of plant C fold up or droop when touched with fingers or any other solid object. तो मुझे ये बताओ, name the phenomena shown by the flowers of plant A and plant B. Yes, प्लांट ए तो देखो बेटा, आपका जो प्लांट ए है वो लाइट में अपनी पेटल्स ओपन अप कर रहा है, जैसे ही डार्क हुआ पेटल्स क्लोज डाउन हो रही हैं, सो दिस इज फोटोनेस्टी।
ठीक है, और प्लांट बी इसका ऑपोजिट चल रहा है, सो दिस विल बी, एक मिनट रुकना बेटा जरा, चलो भाई बेटा, सो प्लांट बी जो है बेटा, अगर आप ध्यान दो तो ये ऑपोजिट इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, नाइट में ये पेटल्स ओपन कर रहा है और दिन में ये क्लोज डाउन कर रहा है। देखो, टू बी रियली फ्रैंक, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो हम इसको नेगेटिव फोटोनेस्टी कह देंगे। वैसे आई हैव नॉट हर्ड ऑफ द नेगेटिव फोटोनेस्टी, ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो हम इस क्वेश्चन को एक बारी, मुझे कोई भी स्टूडेंट एक व्हाट्सएप कर देना बेटा, ताकि मैं इसको क्रॉस चेक कर लूं। आई एम राइटिंग दिस थिंग, वैसे जहां तक आई हैव नॉलेज, we don't have positive or negative nestes. Okay, they are only found in tropisms. But the case given over here is, I don't know, it's hypothetical or it's a real one. So I will check it out. Next is beta, leaves of plant C, they fold up and droop when touched with fingers or any other solid object. बताओ C option क्या, C जो plant है वो कौन सा phenomena show कर रहा है? Yes दीपांशु, टच करने से जो फिंगर, जो आपकी लीव्स क्लोज डाउन हो रही हैं, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? टच, टच से क्या मतलब होता है बेटा? थिग्मो, it is thigmonasty. Name a plant whose leaves behave like that of plant C. Yes शीतल बेटा, ऐसा कोई प्लांट का एग्जाम्पल दो मुझे। यस बेटा, इट इज मिमोसा। मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है। हाँ जी, मैम पता स्क्रीन नहीं। ब्लर आ रही है आपकी। समझ नहीं आ रही बेटा, तनीषा क्या कह रहे हो? मैम स्क्रीन, Which plant or plants exhibit the phenomena based on growth movements? वो कौन से plants या plant होते हैं जो आपका phenomena exhibit करते हैं, जो growth movements पे responsible होते हैं? जैसे कि growing of shoot, कोई भी plant लिख दो यहाँ पे, mango, right, नीम, ये सब क्या show करते हैं? growth movements show करते हैं। ओके, चलिए अब है next question. Okay, next question is, while conducting experiments to study the effect of various stimuli on the plants, it was observed that the roots of a plant X grow and bend towards two stimuli A and B, but bends away from the third stimulus C. ठीक है, roots जो हैं बेटा X प्लांट की, वो दो स्टिमुलाई की तरफ तो बेंड कर रही हैं A और B, लेकिन थर्ड जो स्टिमुलस था C, उससे दूर चली गई। जो उसका स्टेम था वो, it is bending away from stimuli A and B, but bends towards stimulus C. और stimulus B जो है, it is known to act on the roots due to too much weight of the earth. इसका क्या मतलब बना बेटा? A जो है, it will be hydrotropism. अब मैं आपको रीजन इसका बता देती हूँ, अभी पहले लिख लेते हैं। दिस इज आपका हाइड्रो, स्टिमुलस है वाटर, ठीक बेटा, हमें क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस बताना है। स्टिमुलस बी क्या है बेटा? स्टिमुलस बी इज ग्रेविटी एंड स्टिमुलस सी इज लाइट। अब ये हमें कैसे पता लगा बेटा? ये देखो, एक प्लांट पार्ट है वो दो चीजों की तरफ बेंडिंग कर रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है। एंड वी नो जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी होते हैं, और फोटोट्रॉपिज्म नेगेटिव दिखाते हैं। और जो स्टेम होगा वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगा, लेकिन नेगेटिव जियो और हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाता है। ओके, अब टू मच वेट मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, तो इसीलिए बी स्टिमुलस जो है वो हमारा ग्रेविटी हो गया, ए आपका वाटर बन गया और सी आपका लाइट बन गया। लास्ट में ये पूछा उन्होंने, द ब्रांचेस ऑफ अ फॉलन ट्री इन अ फॉरेस्ट ग्रो स्ट्रेट अप इन रिस्पॉन्स टू टू स्टिमुलाई। जो ब्रांचेस हैं, अगर जो पेड़ जो है वो गिरा हुआ है, तो वो बताओ कि किन दो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में बनता है। एक तो देखो होता है फोटोट्रॉपिज्म सी, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव सी एंड नेगेटिव बी। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की वजह से भी जो ब्रांचेस होते हैं ना, ये पेड़ था बेटा, एक पेड़ जो है वो गिर गया, ठीक है, जब वो गिर गया तो वो ऐसे गिरेगा, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी। ये इन्होंने पूछा है कि क्यों करेंगी, तो ऑब्वियसली ये एंटी ग्रेविटी है और साथ ही साथ दे शो फोटोट्रॉपिज्म। अब नेक्स्ट है बेटा, P and Q are two types of plants having weak stems which cannot stand upright on their own. ठीक है,
वो अपराइट नहीं खड़े हो सकते हैं. द प्लांट्स P and Q have organs R and S respectively, which can grow towards any support which they happen to touch and bend around that. It is observed that organ R originates from the leaves of the plant, whereas organ S originates directly from the stem of the plant. R और S बताने हैं आपने. देखो दो प्लांट है आपके P और Q. P और Q जो है बेटा वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ना दोनों प्लांट्स के पास कुछ ऑर्गन है R और S. वो क्या है, जैसे ही उनको कोई भी टच या सपोर्ट मिलता है तो उसके अराउंड वो कर जाते हैं. ठीक है. अब ये माना देखा गया जो ऑर्गन R था वो लीव्स में से आ रहा है और जो ऑर्गन S था वो आपका स्टेम में से आ रहा है. तो अब ये बता रहे हैं कि भाई अब बताओ R और S क्या है. R आपका हुआ बेटा लीफ टेंड्रिल. हमने किए थे ना, दो टाइप के टेंड्रिल्स किए थे, राइट. एक तो था लीफ टेंड्रिल और S क्या बना, स्टेम टेंड्रिल. तो ये कौन सा फिनोमेना है बेटा, इट इज थिग्मोट्रोपिज्म. Thigmotropism. Yes, it is thigmotropism. Then name the stimulus involved. Stimulus is touch. ठीक है. अब मुझे ये बताओ R और S जो है क्या ये ट्रॉपिक मूवमेंट है या नेस्टिक मूवमेंट है, दीपांशु? नेम वन प्लांट लाइक P. दीपांशु बेटा एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दो ना बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट है. देखो अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे मुझे नहीं पता लगेगा कि यू आर क्लियर इन दिस और नॉट क्लियर. देखो मुझे पता है हमारा नहीं इस टाइम पे द स्टेट ऑफ माइंड इज डिफरेंट, लेकिन बेटा वी हैव टू स्टडी जस्ट फॉर 1 hour. आई डोंट मेक यू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स. मैं आपको ज्यादा देर नहीं बैठा रही हूँ, सिर्फ 1 hour की क्लास रखिए, इसीलिए रखिए सो दैट वी शुड बी इन टच विद द सब्जेक्ट. अदरवाइज क्या होगा, आप सब भूल जाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लास्ट में बेटा. इट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट क्योंकि वो ग्रोथ शो कर रहा है. कोई ऐसा प्लांट आप बता सकते हो बेटा, प्लांट P जैसा हो जिसके पास लीफ टेंड्रिल्स हैं और अनदर प्लांट पार्ट लाइक Q जिसके पास स्टेम टेंड्रिल्स हैं. ये एग्जांपल्स आप मुझे बताना. ठीक है Example तो नहीं चलो पता. ओके. नेक्स्ट है बेटा top part A of the flask-shaped reproductive organ X in the flower of a plant secretes sugary substance into its lower part B, which goes towards the bottom part C of the flask-shaped organ. When a tiny grain D coming from the top part E of another reproductive organ Y in the flower falls on part A, it grows a long tube F through the organ X in response to the sugary substance and reaches the bottom part C of the flask-shaped organ to carry out fertilization. पहले तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे ABCD आ गए. मैं आपको बाइफरकेट के समझा देती हूँ बेटा. देखो इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो जो टॉप पार्ट ए है दैट विल बी योर, उसे हम बोलेंगे, एक सेकेंड रुकना, से पूछा गया है कि टॉप पार्ट ए ऑफ अ फ्लास्क शेप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फ्लास्क शेप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी. ठीक है, तो एक्स क्या हुआ बेटा, ओवरी. ओवरी नहीं, सॉरी पिस्टल. इट इज पिस्टल क्योंकि फीमेल जो ऑर्गन है उसे हम पिस्टल बोलते हैं. वो सिक्रीट करता है एक शुगरी सब्सटेंस इनटू इट्स लोअर पार्ट. ठीक है ओके. पिस्टल है. ए जो टॉप मोस्ट पार्ट है दैट इज स्टिग्मा. ये एक ट्यूब है जिसे हम स्टाइल बोलते हैं बी, और वो नीचे एक फ्लास्क शेप ऑर्गन की तरफ जा रही है विच इज योर सी, और उसे हम ओवरी बोलते हैं. सो ए बी सी पता लग गया, एक्स हमें पता लग गया. अब एक टाइनी ग्रेन डी आ रहा है. डी इज योर पोलन ग्रेन. कहाँ से आ रहा है वो, टॉप पार्ट ऑफ अनदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाई. तो वाई क्या है आपका, स्टेमन, और टॉप पार्ट उसका क्या होता है, टॉप पार्ट एंथर. ठीक है, वहां से पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वहां से पोलन ग्रेन आया और ए पार्ट पे फॉल डाउन कर रहा है. उसके बाद एक लॉन्ग पोलन एक ट्यूब बना रहा है विच इज योर एफ. तो इसे हम बोलते हैं पोलन ट्यूब. ओके, तो ये है. अब देखो इन्होंने हमसे पूछा ये है ऑर्गन एक्स ऑर्गन वाई आपको पता लग गए. यस, ए बी सी आपको पता लग गया, डी पार्ट पता लग गया, ई पता चल गया, एफ पता चल गया. अब मुझे ये बताओ तनीषा, यू हैव टू आंसर दिस थिंग. What is the phenomena of growing a long tube in response to a sugary substance in the process of fertilization in a flower known as? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है.
बेटा इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे जब एक लॉन्ग ट्यूब ग्रो कर रही है इन रिस्पॉन्स टू अ शुगरी सब्सटेंस? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक सेकेंड रुको, आप स्क्रीन तो देख रहे हो ना बेटा? ई पार्ट का आंसर करो। ओके मैम वेट। हाँ, ई पार्ट का आंसर करो बेटा। ई पार्ट में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ ग्रोइंग अ लॉन्ग ट्यूब in response to sugary substance in the process of fertilization in a flower known as? मैम शुगरी सब्सटेंस क्या हुआ बेटा? केमिकल हो गया ना, तो ग्रोथ हो रही है। केमिकल। हाँ, तो कौन सा ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं? नेस्टी करते हैं कि ट्रॉपिज्म करते हैं? नहीं, ग्रोथ के लिए ट्रोपिज्म। ट्रॉपिज्म। तो केमिकल सब्सटेंस वाला ट्रॉपिज्म कौन सा था? केमिकल वाला हम्म, कीमोट्रोपिज्म। यस, तो ये आंसर है आपका। इट इज कीमोट्रॉपिज्म, और वो भी क्या है? पॉजिटिव। यस, इट इज अ पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म केस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ओके, अब है बेटा PQRS जो है आपके मेजर टाइप्स ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स होते हैं। आपको पता है ना फाइटोहॉर्मोन्स कौन से होते हैं? अब तो आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ, राइट? हमें सारे हॉर्मोन्स अब हमें पता है, राइट? तो पी जो है, इट इज अ फाइटोहॉर्मोन व्हिच मेनली फंक्शंस एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, पी हमारा फिर क्या हो गया? एसिड हो गया वो वाला, राइट? तो हम इसे पहले ही मैं यहीं पे लिख रही हूँ बेटा, इसको साथ साथ आप नोट डाउन कर लेना। सो इट इज एब्सिसिक एसिड। ओके, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ये अकेला होता है जो ग्रोथ के अपोजिट चलता है। इट प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो हमें पी का तो पता चल गया। ओके, देन QRS जो है वो आपके ऐसे फाइटोहॉर्मोन्स हैं जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। अब क्यू उन्होंने बोला है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म। मैंने आपको बताया था जो क्यू होता है एक अकेला हार्मोन होता है जो फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दैट इज ऑक्सिन। ठीक है बेटा, उसके बाद आर जो है इट इज मेनली इन्वॉल्व इन शूट एक्सटेंशन। शूट, ये आ गया आपका जिबरलेंस। ओके, एंड लास्ट में जो बचा विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द डोरमेंसी, वो हमारा क्या होता है बेटा? साइटोकाइनेज। इज दैट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अ पॉटेड प्लांट हैविंग स्ट्रेट पार्ट्स A and B was placed horizontally on its, ओहो इसमें फिगर है तो we'll have to skip this part। तो ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। When the leaves of a sensitive plant are touched with a finger, they fold up, and when light hits at dusk, the petals of a dandelion flower close. State one way in which two processes are similar. दोनों processes similar कैसे हैं बेटा? They are similar in the way, एक तो इनमें दोनों में ग्रोथ नहीं हो रही है, both are not, yes, not direction dependent, so डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस डायरेक्शन नो इम्पैक्ट। ठीक है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इनमें सॉरी सिमिलर करना है, हाँ तो ठीक है, ये नो इम्पैक्ट। तो ये क्या है? नेस्टीज है, दोनों के दोनों क्या है बेटा? नेस्टीज है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या हुआ बेटा? दोनों का जो स्टिमुलस है वो डिफरेंट है। दे बोथ हैव डिफरेंट स्टिमुलस, बोथ हैव डिफरेंट स्टिमुलाई। एक में टच है और एक में लाइट है। ठीक है, सो ये आपकी जो शीट है ये फिनिश हो गई है। ओके, now today we are going to start with the control and coordination in case of animals. अब बेटा देखो, हमने प्लांट्स में फिनिश कर लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग ऑन टू एनिमल्स। अब एज यू नो एनिमल्स जो हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्लांट्स। ठीक है, तो जो भी जितने भी आपके मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं एक्सेप्ट योर स्पंजेस, जो स्पंजेस आपके होता है ना, एक पॉरीफेरा होती, पॉरीफेरा करके फाइलम थी, उसको छोड़ के बाकी सबके पास दे हैव गॉट स्पेशल यू नो नर्व सेल्स, दे हैव गॉट द सेल्स व्हिच रिस्पोंड टू वेरियस स्टिमुलाई। सो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी आपको मल्टी सेलुलर एनिमल्स आपको आसपास दिखेंगे एक्सेप्ट स्पंजेस, ठीक है, स्पंजेस के अलावा उन सबके पास दे हैव गॉट स्पेशल सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स। स्पेशल सेल्स मिलेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। और ये जो नर्व सेल्स हैं दे रिस्पोंड टू वेरियस स्टिमुलाई।
ठीक है बेटा, अब स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स जो वर्ड था ये हमने लास्ट जब हमने प्लांट्स की बारे में पढ़ा था तब इन वर्ड्स पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन की थी. सो आई एम नॉट गोइंग टू अगेन शेयरिंग द टॉपिक. स्ट्रेट अवे देखो, अब एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इट इज डन बाय टू ऑर्गन सिस्टम्स. वन इज योर नर्वस सिस्टम एंड द अदर इज एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, एक तो है आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम. मतलब ये जो नर्वस सिस्टम है इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर. ओके बेटा, इसने क्या काम करना है, पूरी बॉडी का जितने भी आपके जो ये होते हैं ना, लाइक जितने भी ऑर्गन्स हैं या जो भी सिस्टम्स हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम ये करता है नर्वस सिस्टम. लेकिन देखो, सिर्फ कंट्रोल करना इज नॉट सफिशिएंट. आपको इतने सारे ऑर्गन्स को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में लेके चलना है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, या आपको जब पढ़ना है, क्या हो, नींद आ रही है, आप कैसे पढ़ोगे, राइट? तो आपके और जितनी बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उन सबको कोऑर्डिनेटेड मैनर में चाहिए. दैट इज डन बाय एंडोक्राइन. और ये किसकी हेल्प से करता है? ये हार्मोन्स की हेल्प से करता है. आपको पता है जो प्लांट्स हेल्प ऑफ ओनली हार्मोन्स, लेकिन हमारे यहाँ पे वी हैव गॉट नर्वस सिस्टम जिसमें बेसिकली क्या क्या आता है बेटा, ब्रेन और नर्व्स आ जाएंगे, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. अब आता है बेटा, बात आती है रिसेप्टर्स की. देखो, रिसेप्टर्स मतलब क्या होता है? एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड टू हैव सेंस ऑर्गन्स, राइट? मैंने आपको ये वर्ड बताई थी, स्टिमुलाई क्या होता है, देयर इज सम चेंज इन द एनवायरनमेंट. दैट चेंज, आप उस चेंज जो है आपकी बॉडी किसी ना किसी तरह से तो रिसीव करेगी, राइट? अब सपोज करो लाइट में कोई चेंज आया, आप घर में बैठे हो, एकदम से आप बाहर गए, बाहर है बहुत तेज धूप, तो आपकी आईज कैसे होती है? एकदम से ऐसे हो जाती है, राइट? आप बाहर से अंदर आए, कुछ नहीं दिखेगा, एकदम से कुछ नहीं दिखता, अंधेरा लगता है आंखों के आगे. दैट इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन. वो आपका जो बॉडी था पहले किसी से और सेट ऑफ कंडीशंस के लिए अडेप्ट, एकदम से किसी और चीज के लिए अडेप्ट होना. तो दैट इज बीइंग डन बाय योर सेंस ऑर्गन्स, राइट? सेंस ऑर्गन्स जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. जो भी वो स्टिमुलाई को देखते हैं या रिसीव करते हैं वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं. तो जो सेंस ऑर्गन्स आपके स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, एंड जो स्टिमुलाई जो होता है उसको ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में दे सेंड इट टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और वो लेके जाती है नर्व्स. नर्व्स भी हमारी तीन तरह की होती है जो आपके स्टिमुलस को लेके जा रही हैं. दोज आर नोन एज सेंसरी नर्व्स. ओके, तो ये हमारे रिसेप्टर्स क्या हो गए बेटा? सेंस ऑर्गन्स. अब सेंस ऑर्गन्स, एज यू नो, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. वी हैव आईज, वी हैव ईयर्स, वी हैव टंग. यहाँ पे टंग, दिस इज नॉट लिप्स. ये हम कहते हैं ये हैंड्स है, ये स्किन है और ओके. अब आप जो आपकी आईज हैं उसके लिए स्टिमुलस क्या हुआ? वो कौन सा स्टिमुलस को रिसीव कर रही है? लाइट. ठीक है, फोटो. जो आपकी आईज हैं उनके पास क्या है बेटा? फोटो रिसेप्टर. क्या चीज है बेटा? फोटो रिसेप्टर. ईयर्स का क्या काम है? सुना, राइट? इनके पास जो भी स्टिमुलाई रिलेटेड टू, राइट, आपको बहुत कम आवाज आ रही है, बहुत तीखी आवाज आ रही है, राइट, तो काइंड ऑफ चेंज आ रहा है. इनके पास कौन से रिसेप्टर्स? टंग क्या है? क्या फंक्शन करते हैं? अलग अलग तरह का टेस्ट बताती है. आज ये टेस्ट है, आज सब्जी नहीं, आज मम्मा ने अच्छा केक बनाया है, राइट? सो जो टंग है इट इज एबल टू टेस्ट ऑफ द स्टिमुलाई. जो भी टेस्ट का जो भी चेंज आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, आपने पनीर लिया, राइट? योर मदर थॉट कि हम इसकी ग्रेवी वेजिटेबल बनाते हैं. But before putting the paneer, your mother always takes a little bit. Why? आपकी जो टंग है वो ये स्टिमुलस बता देती है कि whether that paneer was okay or not, right? अगर वो okay नहीं होगा, there will be some change in the taste. वो स्टिमुलाई हो गया उसके लिए. So इसके पास कौन से स्टिमुलस हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स. कौन से इस स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए कौन से रिसेप्टर्स हुए? They are gustatory receptors. Yes, ma'am. रिसेप्टर्स बोलते हैं या टैंगोसेप्टर्स. तो आई प्रेफर टू कॉल एज थिग्मोरिसेप्टर्स. आई प्रेफर टू कॉल एज थिग्मोरिसेप्टर्स. नोज जो है वो स्मेल डिटेक्ट करता है, राइट? चाहे इज इट अ गुड स्मेल, चाहे इट्स अ बैड स्मेल, राइट? तो उसके पास कौन से ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो इस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, एंड दोज आर नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ये ऑल्फैक्टरी वर्ड हमने एसिड बेस में पढ़ा है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. अब आपको ऐसा होगा, राइट? ओके, क्लियर? इन रिसेप्टर सेल्स ने जितने भी आपके पास 5 तरह के रिसेप्टर्स हैं, क्या काम है बेटा? स्टिमुलाई को रिसीव कर present cells denoted by the name of receptors. Then comes your effectors. अब effectors क्या है? मैंने आपको बताया हो गया ना, ट्रांसलेट या मैसेज इनटू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. वो इम्पल्स सेंसरी नर्व्स जो हैं वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे, राइट? ये आपका आ गया. मैं इफेक्टर्स के लास्ट में आऊंगी, पहले हम सेंसरी. सो ये नर्व्स क्या है बेटा? सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं.
वहां पे क्या हो रहा है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सोचा इसके बारे में और ये बताया कि अब करना क्या है, राइट। हमारा कोई भी ऑर्गन अपने आप नहीं सोच सकता। अब सपोज करो अगर किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया, राइट, मैं उस चीज को नहीं हटा सकती अगर मेरा ब्रेन मुझे नहीं बोलेगा, तो वो यहीं पे खड़ा रहेगा, हाथ मेरा वो गर्म चीज को पकड़े रखेगा। अगर माय ब्रेन इज नॉट गिविंग मी द मैसेज टू लीव दैट ऑब्जेक्ट, टिल देन आई वोंट बी एबल टू लीव दैट। ठीक है, समझे मेरी बात? इट इज वेरी क्विक प्रोसेस। आप ये देखो, जैसे हाथ आप एकदम से पीछे कर लेते हो, होता है ना ऐसे, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो आप ये देखो कितना फास्ट मैसेज आता है, वहां पे ब्रेन उसको एनालिसिस भी कर लेता है, उसका रिजल्ट भी निकाल देता है और मैसेज को भेज भी देता है, राइट। और वो जो मैसेज लेके आ रहा है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, वो कौन सी नर्व्स होती हैं बेटा? वो होती हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि ये सीधा आपके मसल्स या ग्लैंड्स को जाके मिलती हैं। वो जो मसल और ग्लैंड हैं, दे आर द इफेक्टर ऑर्गन्स, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स देना है। दे आर द वंस हु आर गोइंग टू इफेक्ट, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने गरम ग्लास पकड़ा है, तो आपने उसको रखना है, तो योर हैंड मसल गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो जो वो इफेक्ट शो होगा दैट विल बी शोन बाय द मसल्स। तो मसल मैसेज कौन लेके आया? लेकिन दिस सिस्टम इज रियली कॉम्प्लेक्स। हम ये देखते हैं नेचर की इतनी अच्छी अरेंजमेंट है, इतना अच्छा ब्यूटी है कि इतने सारे फंक्शन को इतनी परफेक्टली कर देता है हमारा ब्रेन, ये इमेजिनेबल। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा और चार्ट यहाँ पे बनाया है, जैसे जो रिसेप्टर्स हैं मेरे सेंस ऑर्गन, दे आर प्लेस्ड, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप याद रहे। तीनों रिसेप्टर्स हैं, फोटो यहाँ पे ना बेटा, आप कई बार क्या होता है, वी हैव नेम्स, तो जो नेम्स में ऊपर लिखे हैं आप उसको याद रखना, ये है फोनो, फोनो सेल्स, इनका काम क्या है? जी हमें उधर से दिख रहे हैं। हाँ जी बेटा, होता है ना, ये अपनी स्क्रीन पे देखोगे ना आपको बताइए, देखो दिख रहा है मैम ना? वो एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं बचती ना, फिर मेरे को फिर थोड़ा सा शॉर्टन अप करके रखना पड़ा। देन यू हैव फोटोरिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स, या रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी। जो हमारी स्किन होती है ना बेटा, उसमें काफी तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। प्रेशर को भी वो फील कर लेते हैं, वो टेम्परेचर को भी फील कर लेते हैं, वो आप किसी भी तरह के टच को भी फील कर लेते हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह के सिस्टम देख रहे हैं, पहला है आपका नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में वी हैव स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। दूसरी आ गया यहाँ पे आई हैव इट इज सच अ ब्यूटीफुल जो सिस्टम है हमारा, ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, दे आर एक्टिंग इन सच अ वेरी परफेक्ट मैनर, बट स्टिल देयर आर सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम आल्सो। जैसे कि सबसे पहले देखो क्या है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व सेल्स इज इम्पोर्टेंट। तो जहाँ पे वो नर्व सेल या नर्व टिश्यू प्रेजेंट होगा ना, सिर्फ वहीं तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज बेटा ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ तक पहुंचेगा? इट कैन जस्ट रीच ओनली व्हेन योर नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। अगर नर्व सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो वो वहां नहीं पहुंच सकता, राइट। जहां जहां तक नर्वस टिश्यू जा रहा है वहां वहां तक वो पहुंच जाएगा, अदरवाइज आप नहीं पहुंचते। उसके बेटा सेल्स जो है ना बेटा, कई बार क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो कई बार एक बार इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हुआ, जब वो आगे ट्रांसमिट होता है तो सेल को टाइम लगता है कि वो अपने आप को रीसेट कर सके। इट इज जस्ट अ केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज, तो उसको रीसेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है और न्यू इंपल्स जो है ट्रांसमिट करने में थोड़ा सा स्लाइट डिले हो जाता है। और उसके बाद ज्यादातर जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब देखो ये दोनों चीजें अगर आप देखो कि हमारी बॉडी में हर तरफ नर्वस टिश्यू नहीं होगा, ठीक है, हर तरफ नर्वस टिश्यू नहीं हो सकता। सेकेंडली हमारे जो सेल्स हैं उनमें थोड़ा सा लैग आता है, क्योंकि वो एक जब नर्वस ट्रांसमिट करते हैं, एक इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, उसके बाद दे हैव टू रीसेट देयर कंडीशंस। उसको रीसेट करने में इट टेक्स सम टाइम। सो वो जो लैग आ रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट वी हैव यहाँ पे ये आता है, तो ये क्या है? बेसिकली केमिकल्स हैं, आप इसको सिक्रेट करोगे ये जहां मर्जी पहुंच जाएंगे। सो पोटेंशियली ये हर सेल में पहुंच जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता लगा इन दोनों का कोलैबोरेशन क्यों हुआ है? सो दैट ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और जो नर्वस सिस्टम जो काम कहीं पे वो लैक कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम उसको ओवरकम कर जाता है। हम बढ़ते हैं हमारे नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले व्हाट आई वुड लाइक टू डू, जैसे नर्वस सिस्टम है ना बेटा, नर्वस सिस्टम में जब बात करते हैं ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, नर्व्स की, वो हमारी आती है इंडिविजुअल चीजें। जब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि अब ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं इन कंट्रोलिंग ऑल ऑफ योर बॉडी एक्टिविटीज। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम जैसे ना हो तो अभी नर्वस सिस्टम काम ना करे, जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, दे आर जस्ट लाइंग, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, दे कांट डू एनीथिंग, दे कांट इवन लिफ्ट देयर फिंगर। इतने मतलब इट इज सो इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। देन आपके एनवायरमेंट के बारे में जितना भी एनवायरमेंट से आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सब इसी का। देन आप
जो भी चीज आपको एक्सपीरियंस होता है, ये उसको स्टोर करने फॉर्म ऑफ मेमोरीज, आप याद रहता है, राइट? आप लर्न कर लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमें जैसे गर्म ग्लास है, आप नहीं उठाना, यू हैव टू पिक बाय द रिम, आप उसको वहां से उठाते हो, सेंटर से नहीं उठाओ, क्योंकि यू नो इट इज वेरी हॉट, आपको कोई सिखा तो ना रहा है, बट यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। देन आपको ये सोचने की परमिशन देता है, आप सोच सकते हो, राइट? यू कैन थिंक ऑफ सम काइंड ऑफ यू नो, आपने किसी को लारा लगाना है, आप किसी से बहाना लगाना है, या यू हैव टू गिव अ रीजन, आपने मुझे आंसर करना है, आप सोचोगे तो सोचोगे कैसे? बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गन्स, ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, लेकिन सेंस ऑर्गन्स दे आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी बिकॉज दे हैव गॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज योर रिसेप्टर्स। ठीक है बेटा, तो ये हाँ, हमारा एक बार थोड़ा था ना। बेटा, मैं आपको आगे भी मैंने सेम चीज दी है, तो ये आप सुन लो। फंक्शन क्या है बेटा नर्वस सिस्टम का, कि ये कम्युनिकेट करता है, कंट्रोल करता है, सारे फंक्शन इंटीग्रेट करता है, मिला देता है, ठीक है? और मेन इसने क्या किया, कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, कंट्रोल में हेल्प कर रहा है, बॉडी की इंटीग्रेशन में हेल्प कर रहा है, हीमोस्टैसिस में हेल्प कर रहा है, और सर्वाइवल में। हीमोस्टैसिस हमारी बॉडी में, देखो अगर आप बायो पढ़ते हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, एवरीथिंग सब में लोग बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, दे हैव अटेन दैट बैलेंस। अब इंटरनल बैलेंस नहीं तो क्या होगा, हमें एनवायरनमेंट हमारा क्रश करके, अगर बहुत ज्यादा है तो हमें अपना एटमॉस्फेयर बना के रखना पड़ता है, तभी वी हैव ब्लड प्रेशर, हम उसको कम्बैट करते हैं, अदरवाइज क्या होगा, वी विल। सो ये जो ब्लड है ये हमारे को उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट से जाता है। सो हीमोस्टैसिस की आपकी बॉडी जो है वो इंटरनली कंट्रोल करके रखती है, अपने आप को बैलेंस करके रखती है। जैसे अगर गर्मी, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हमें अपना टेम्परेचर कम रखना है, तो बट भी हमारे को स्वेटिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठंड बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम एकदम कांपना शुरू हो जाएंगे। तो क्यों कांप रहे हैं? बिकॉज आप जब कांपोगे, ट्रेमर्स आएंगे, तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, शेक कर रहे हो, तो आपकी मसल्स मूव कर रही हैं, मसल्स मूव कर रही हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सर्वाइवल मतलब आप जी पा रहे हो, नहीं तो क्या होगा, रह ही नहीं सकते आप, अगर आपका कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है तो यू कांट लिव। तो नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली हमारा इससे बना, ठीक है? तो यहाँ तक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। लेकिन बेटा